नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटरनल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और एनसीईआरटी जो क्लास 6 की हमने शुरू की है। ठीक है। इस एनसीईआरटी की सीरीज में आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है ओल्ड एनसीईआरटी का, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, याद रखना ये। तो आज ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ये चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। बाकी के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है ना, चाहे न्यू न्यू एनसीईआरटी हो चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो। इसके अलावा स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, आप शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है। एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैंने सारी इंक्लूड कर दी हैं इसके अंदर, तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसी बीन फनाइट के नाम से चैनल है, जाके वहां पे फॉलो करेंगे आपको वहां पे मिल जाएगा। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, क्या है, कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो जब शुरुआत में, जब धरती पर मानव आया, तो चलने के लिए उसके पास, देखो, पहले तो 4 पैर थे। ठीक है। फिर 4 पैरों से हम 2 पैरों पे आए, पर तब भी हम चलने के लिए हमारे पास ले दे के हमारे पैर ही थे। हम उठते फिरते, है ना, लटकते, पेड़ों पर चढ़ते उतरते। तो हमारे पास कुछ आने जाने का साधन नहीं था। समझ रहे हो। हम जो भी चीजें मूव करने के लिए जो भी चीजें यूज करते थे, वो सारी की सारी चीजें कहाँ थे थी, केवल केवल पैरों पे अपने। ठीक है। ओनली ऑन फुट। तो हमारे पास कोई भी, द लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई भी मतलब साधन कोई था ही नहीं। ठीक है। तो हमारे पास जो भी तरीके, जो भी हम काम करते थे, वो केवल और केवल अपने पैरों पर करते थे। ठीक है। और जो सामान ढोने के लिए काम करते थे, सामान उठाने के लिए जो काम करते थे, वो सारा का सारा काम हमारी पीठ पर होता था। समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने सामान उठाने के लिए एनिमल्स का यूज करना शुरू किया। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। ठीक है। पशुपालन जिसको कहते हैं। तो पशुपालन हम, चाहे खाना हो चाहे सामान ढोने के लिए हो, हमने किया। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाद में, यहाँ बात ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बाद में हमने, पहले शुरुआत में खुद से उठाया और इसके बाद धीरे धीरे जानवरों का यूज करने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि देखो, हमको एक साधन मिला कि हम पानी से भी चल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पानी में चीजें ले जाना आसान होता था। तो पानी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो हमने लकड़ी के खोखली ये चीजें बनाई। ठीक है। और इन्हीं का रूप लिया बाद में नाव ने। ठीक। तो बोट्स यूज की जाती थी एंशियंट टाइम में। आपने सुना भी होगा, अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो आपने सुना भी होगा कि चोल जो राजवंश था, और इसके अलावा मराठास के पास भी, हमारे पास, तो चोल तो बहुत ही एंशियंट इंडिया में चले गए आप, है ना, मिडिवल में। और जो, क्या नाम है इनका, मराठास। मराठास भी आपके लगभग मॉडर्न इंडिया के आसपास की टाइम पीरियड है, मिडिवल के बाद और मॉडर्न में। ठीक है। ब्रिटिशर्स वगैरह से पहले। तो जो मराठा थे और जो चोल थे, इनके पास भी अच्छी खासी नेवी थी। यानी पानी के ऊपर चलने का भी साधन धीरे धीरे लोगों ने बना लिया था। अब तो हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, चोल राजवंश और मराठास में, जब ये बोट्स का सही इस्तेमाल, मतलब अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगे थे, है ना। हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब सीधा इन्होंने बोट्स बनाना सीखा था। बोट्स वर द सिंपल लॉग्स ऑफ वुड्स इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। ठीक है। बोट्स के बारे में बता रहे हैं कैसी होती है ये। तो चारों तरफ से ये लकड़ियां होती हैं, बीच में एक जगह खाली होती है जिसमें लोग बैठते हैं। ठीक है। तो बोर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद, दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। तो जो भी लोग, जो भी जानवर पानी में रहते हैं, उनका एक शेप होता है। ठीक है। स्पेसिफिक शेप होता है, ऐसे स्ट्रीम लाइन टाइप का। समझ रहे हो। ऐसे सीधा, है ना, चीरने वाला, पानी को चीरने वाला जो शेप होता है, उस तरह का शेप जो है वो बोट्स को भी दिया गया। समझ रहे हैं हम।
तो शेप उनका जो बोट्स का रखा गया वो भी ऐसा रखा गया कि ऐसे आगे से नुकीला, ताकि वो पानी को चीर के आगे बढ़ सके, ज्यादा प्रेशर खुद बोट के ऊपर ना पड़े। इसलिए जो जानवर रहते थे उनके शेप से इंस्पायर होके बोट्स को बनाया गया। अब देखो, जमीन पर रहने के लिए इन्होंने जानवरों का इस्तेमाल शुरू किया, पानी पर इन्होंने धीरे धीरे बोट्स चलानी शुरू की। इसके बाद एक और चीज इन्वेंट होती है, तो बहुत खतरनाक, जो रिवॉल्यूशन लेकर आती है, और वो है व्हील। ठीक है, पहिए का आविष्कार। तो मानव ने पहिए का आविष्कार किया अपने चलने के लिए। ठीक है, अब ये पहिए के आविष्कार से मतलब कि मानो एक तरह की क्रांति आ गई। ठीक, अब पहिए का आविष्कार ना देखो बहुत अलग अलग तरीके से हुआ है ना, कभी कुछ शेप रहा है, कभी कुछ शेप रहा है। धीरे धीरे ये शेप आया जो आपको अभी दिख रहा है। तो पहले बहुत में, अब जब पुराने में आ गए, तो हमने बस पहियों को मतलब ऐसे पेड़ काटे, और पेड़ काटो तो कैसे भी पेड़ हो उनको घुमाना देखा। फिर धीरे धीरे हमको ध्यान आया, या फिर हमको बुद्धि आई कि अगर पहिए गोल होंगे ना, जितने पहिए गोल होंगे उतने अच्छे वो चलेंगे। ठीक है, तो चलने में सहूलियत के हिसाब से हमने धीरे धीरे पहिए को ये आकार दिया, गोल वाला। शुरुआत में हमने गोल पहिए नहीं बनाए थे। ठीक है, पर अभी हम गोल पहिए बनाते हैं। ओके, द डिजाइन ऑफ द व्हील्स वाज इम्प्रूव्ड ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों साल की मेहनत है ये डिजाइन जो हमने अभी, आज हम जो पहियों का डिजाइन देखते हैं। फिर एनिमल्स का यूज तो हम करते ही थे सामान ढोने के लिए, हमने पहियों का यूज इस्तेमाल शुरू कर दिया, उन्हीं जानवरों के साथ, उन्हीं जानवरों के पीछे बांध के, कि चलो भाई, अब तुम्हारे ऊपर नहीं लाद रहे हैं, लेकिन जगह दूसरी पे लाद रहे हैं, ढोएंगे ज्यादा सामान। समझ रहे हो, पहले तुम्हारे ऊपर एक जानवर के ऊपर लादोगे तो कितना ही वजन बर्दाश्त कर पाएगा, एक टाइम में समय तो ऐसा आएगा। लेकिन जब वो गाड़ी के साथ बंध गया, अब वो ज्यादा वजन लेके जा पा रहा था। समझ रहे हो, तो ये रिवॉल्यूशन की तरह काम करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे जब हम और भी ज्यादा मॉडर्न होके चले आते हैं सामने, तो बिगिनिंग, अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बिगिनिंग तक, 19th सेंचुरी, सेंचुरी समझते हो ना, जिस सेंचुरी की बात करें, है ना, उस सेंचुरी से एक ईयर पहले चले जाना। 19th सेंचुरी का मतलब ये है कि 1800 से लेकर 1900 तक। ठीक है, 1800 से लेकर जो 1900 तक का टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं 19th सेंचुरी। तो 1800 से लेकर 1900 तक, ठीक है, इसकी बिगिनिंग तक मतलब 1800 से पहले, ठीक है, इसकी शुरुआत तक, 1800 की शुरुआत तक पीपल जो थे वो अभी भी डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, एनिमल्स, बोट्स, शिप्स। ठीक है, ये सब बन रही थी, पर लार्जली जो थे इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक, इसके बाद एक चीज और इन्वेंट होती है, किसका इन्वेंशन होता है, स्टीम इंजन का। ठीक है, आप मुझे बताएंगे स्टीम इंजन की इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था। ठीक है, आपका ये होमवर्क है कि आप मुझे बताइएगा कि इसके साइंटिस्ट, हु इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन। इस साइंटिस्ट का नाम बताएंगे आप मुझको। ठीक है, और ईयर भी, कौन से ईयर में किया था। ओके, अगर आप गूगल यूज करते हैं तो गूगल पे सर्च करना हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन विच ईयर। ठीक है, तो साइंटिस्ट कौन है जिसने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, इसके अलावा कौन सा ईयर है, कौन से साल में किया, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, तो स्टीम इंजन जब आया इस तरह से धुएं निकलने वाला, तो स्टीम इंजन के साथ अब डेवलप हमारा हो गया एक और तरीका, जहां पे हम अपने सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद रेल रोड्स बनाई गई, ठीक है, फॉर द स्टीम इंजन। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद तो भाई देखो एक एक इंजन बन गया ना, उसके बाद कई सारे इंजन बने। ठीक, ऑटोमोबाइल चलने लगी, ठीक है, जैसे मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस। इसके बाद तो अब तो भाई अब देख ही रहे हैं कितने तरीके के हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन मौजूद हैं।
चाहे वो बाहर हो, पानी पे हो, चाहे वो जमीन पे हो, हर तरह से हमारे पास साधन मौजूद हैं। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes। क्या देखा? 1900 के कुछ शुरुआती सालों ने हमने एरोप्लेन्स को बनते देखा। ठीक है, अभी तक देखो हमने कहाँ कब्जा किया था। सबसे पहले हमने जमीन पे कब्जा किया। हम्म, फिर हमने पानी पे कब्जा किया। ठीक है, जहाजें बनाई, नाव बनाई बड़ी बड़ी। इसके बाद फिर उसी जमीन पे, मतलब जमीन का तो एक तरह से इम्प्रूवमेंट चल ही रहा था कि जमीन पे और इम्प्रूव करो, जमीन पे और इम्प्रूव करो। धीरे धीरे पानी पे भी हमने इम्प्रूव करना सीखा, और कुछ नया बनाओ, और कुछ नया बनाओ। फिर सबमरीन्स आ गई हमारे पास, देख रहे हो अभी युद्ध के लिए, है ना। एयरक्राफ्ट मौजूद है ना। चलता फिरता जमीन का टुकड़ा है एयरक्राफ्ट, समझ रहे हो। जमीन नहीं होती है वो, ठीक, पर ऐसा ट्रीट कर सकते हो कि वो जमीन का टुकड़ा है ना। एयरप्लेन्स, कितने सारे जहाज, ऐसा लगता है कि चल एक तुम्हारी जमीन का हिस्सा ही कहीं जा रहा है। मूविंग जो लैंड है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट कहाँ से आया? ये तो इम्प्रूवमेंट आया है साइंस से। ठीक, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये इतनी कहानी एनसीईआरटी में है तो फिर पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। इसके बाद हमने जहाज बनाए। ठीक है, अब जहाज में क्या, पानी और जमीन के साथ अब हम हवा पे भी कब्जा करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे हमने जहाज बनाए। ठीक है, और जहाज के साथ हमने क्या होगा, धीरे धीरे हवा में भी इम्प्रूव करेंगे। तो पहले हमने सामान भेजे, ठीक है, फिर आदमी भेजने लगे। ठीक है, अब तो एयरक्राफ्ट, जो हमारे जहाज हैं वो युद्ध भी लड़ते हैं। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ आया है हमें। ठीक, इसके अलावा आ जाओ, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट, ये सब जो है धीरे धीरे 20th सेंचुरी के कुछ हमारे पास साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब जो इतनी चीजें आपने पढ़ी हैं, ये इतनी जो राम कहानी आपको मैंने बताई, है ना, ये सब आपको एक चीज समझाने के लिए है कि जितने भी ओकेजन्स पढ़े अभी तक हिस्ट्री में, ठीक है, वहां आपको एक चीज कॉमन दिखी कि हर जगह पे आपको चीजें नापनी पड़ेंगी भैया। लेंथ को नापना पड़ेगा, है ना। मापक, मेजरमेंट, हर जगह आपको मेजरमेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, कहीं भी रहिए आप, लेकिन आपको मेजरमेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। नापना तो पड़ेगा ही ना, कितना लंबा रेल बनाना है, ठीक है, कितनी बनी लंबी ये जहाज के पंख बनाने हैं, ठीक है, कौन सा हिस्सा कितना लंबा बनाना है। सॉरी, मेजरमेंट के लिए हमको जरूरत पड़ी है। ओके, अब इसी मेजरमेंट पे हमारा ये चैप्टर है, समझ आया। चैप्टर का नाम ही अगर आप देखेंगे तो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो मोशन की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं, पानी के अंदर, जमीन के अंदर, हवा के अंदर हम कैसे मोशन में, थोड़ा सा साइंटिफिक डिस्कवरी हमारे अंदर हुई। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट के। अभी आगे मोशन पे फिर से को लौटेंगे, पर मेजरमेंट पे आते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। ठीक है, अननोन क्वांटिटी मतलब लेंथ का। ठीक है, लेंथ हो गया, ठीक है, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको उनका कंपैरिजन हम करते हैं किसके साथ? एक फिक्स क्वांटिटी के साथ। अब फिक्स क्वांटिटी क्या है? जो फिक्स क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वही फिक्स क्वांटिटी है उस अननोन क्वांटिटी की यूनिट। ठीक है, यूनिट है। अब डिस्टेंस किसी भी तरह का हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का डिस्टेंस हो, उसकी एक यूनिट है ना, उसकी एक यूनिट है मीटर। ठीक है, किलोमीटर, है ना, सेंटीमीटर, है ना, हेक्टोमीटर, ये सब डिस्टेंस है। डेकामीटर, डेसीमीटर, तो ये सब क्या है कि एक यूनिट है। अब अननोन क्वांटिटी क्यों कह रहा है? कि अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है ना। लेंथ है, कोई दूरी है,
दूरी 5 6 7 8 लिख दोगे लेकिन पता नहीं चलेगा ना क्या दूरी है। दूरी का मतलब जब तक यूनिट नहीं लगेगी साथ में उसकी, तब तक आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि भाई ये है क्या चीज। ठीक है। तो जैसे ही आप किलोमीटर बोलते हो तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये दूरी की बात कर रहा है। जैसे ही आप किलोग्राम बोलते हो, है ना, जैसे ही आप किलोग्राम बोलते हो तो लोगों को पता चलता है हाँ ये अब किसकी बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यूनिट से आपको पता चलता है कि कौन से चीज की हम बात कर रहे हैं। अब सुनो, जो भी रिजल्ट हमारा आता है वो दो पार्ट्स में आता है। एक होता है हमारा नंबर पार्ट, जो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो। ठीक है। और एक पार्ट आता है हमारा यूनिट वाला पार्ट। ठीक है। अब सोचो कि ये लेंथ है, हमारे पास इतनी लेंथ दी हुई है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इस ए से बी तक में यूनिट दी हुई, ये चीज दी हुई है लेंथ। अब कोई पूछे ये क्या है, तो हम क्या बताएंगे कितना दूरी है ये। तो हम इसमें बोलेंगे ना कि भाई देखो, लेट से कि हम ये बोल देंगे हम ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, समझ रहे हो। हम ये बोलें कि ये 2 किलोमीटर है, पर 2 किलोमीटर बोलने के लिए हमको चाहिए ना भाई, ये देखो, ये दो और ये किलोमीटर। इस दो की अकेले कोई वैल्यू नहीं है, इस किलोमीटर की वैल्यू है, पर ये किलोमीटर व्यर्थ हो जाएगा अगर आप बताएंगे नहीं कितना है। किलोमीटर से बस ये पता चलता है किसी भी जो क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी चीज है, उससे बस ये पता चलता है, किसी भी चीज की यूनिट से ये पता चलता है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। जैसे किलोमीटर से पता चलेगा कि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो किसी। अब वो डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, कितनी है ये बताता है ये आगे वाला नंबर, कि कितना डिस्टेंस है भाई, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर दूरी है। ऐसे ही एक एक ऑब्जेक्ट समझो, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं तौलने जाऊं, है ना, तराजू पे रख दूं, तो इसको तराजू पे जब तौलोगे तो कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, है ना। तो लेकिन उस नंबर्स में आपको ये नहीं लिख के आता है कि ये केजी है। आप समझ रहे हैं, उस नंबर्स में ये लिख के नहीं आता है क्या केजी। हम ये अंडरस्टूड होता है कि अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 केजी है। ठीक है। अभी भी आप डिजिटल वाला जो है उसमें देखने जाते हैं तो 2.000, ऐसे जब तक नहीं होता है तब तक सामान उठा के आपको नहीं देता है। ठीक है दुकानदार। तो 2 किलो मांगेंगे तो 2 आगे लिखा होगा और उसके बाद पॉइंट में 0000 करके लिखा होगा, लेकिन ऐसे पूरा केजी नहीं लिखता है। ठीक है। अब अगर लिखता भी है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, कि नहीं कल को आ जाओ, भैया लिखता तो है आप देखते नहीं क्या ध्यान से। सुनो मेरी बात सुनो, अगर लिखता भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि कोई भी चीज हो, उसको दो हिस्से होते हैं। एक यूनिट वाला हिस्सा होता है जिससे हमको पता चलता है कि क्या चीज नाप रहे हो। अब इस चीज को नापने गए थे, इस चीज को तौलने गए थे, तो तुमको पता चला कि केजी में अगर लिखा हुआ है तो ये मास है। सोचो मास पे किलोमीटर में नापते, हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। तो किसी चीज के लिए नापने के लिए एक खास यूनिट बनाई गई है, समझ रहे हो। जब जिस यूनिट में रहेगा, उस यूनिट से पता चलेगा कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक, चले आगे, यहां तक समझ में है। तो यूनिट हमारा होता है जिससे पता चलता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट अलग अलग शुरुआत से अलग अलग होती है। किसी क्षेत्र के लोग कुछ अलग यूनिट मानते थे, किसी क्षेत्र के लोग कुछ अलग यूनिट मानते थे, है ना। सम स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजर आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यही बात है ना, कि अलग अलग जगह के लोग पर्सन टू पर्सन यूनिट्स जो थी वो अलग अलग थी, सबके नापने का तरीका अलग था। कोई कहता है अंगुल ऐसे होता है, कोई कहता है अंगुल ऐसे होता है ना। कोई कहता है 1 सेंटीमीटर इतना होता है, कोई 1 सेंटीमीटर इतना होता है। पर अब सेंटीमीटर फिक्स है कि 1 सेंटीमीटर इतना होता है भाई, है ना। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में लाओगे तो 1 मीटर बनेगा भैया। लेकिन पहले नहीं ऐसा होता था। पहले लोग हाथ से पैर से चलते चलते नाप देते थे। एक डंडी नाप देते थे, उसको कहते थे ये लो यही है, इतना जितना है इसी से नाप लो, 4 6 नाप लो, ये लकड़ी के हिसाब से नाप लो। ठीक है, तो कोई यूनिट्स नहीं थी। अब हमने क्या किया कि यूनिट्स बनानी बहुत जरूरी है, ताकि जो कि पर्सन पर पर्सन चेंज ना हो जाए।
समझ रहे हो? नापने के लिए जब भी आप नापने जाओ तो आपकी आपके पर्सन दर पर्सन चेंज ना हो वो चीजें, है ना? किसी का हाथ बड़ा हो जाए, अब आप कह रहे हैं कि एक अंगुल इतना है, एक उंगली इतनी होगी, ठीक है, एक उंगली वाली लेंथ आपको लेनी है। अब किसी की उंगली बड़ी हो गई तो, किसी की उंगली बड़ी हो गई तो फिर उसको बड़े हिस्सा मिलेगा। समझ रहे हैं? तो पर्सन दर पर्सन कोई भी चीज चेंज ना हो इसके लिए हमको स्टैंडर्ड कोई यूनिट की जरूरत होती है, ठीक है? अब देखो, एंशियंट टाइम में जो लेंथ ऑफ फुट, ठीक है, ये बहुत था, है ना? फिंगर, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप, कितना हम एक कदम बढ़ाओ तो ऐसे कदम के हिसाब से नापते थे लोग, ठीक। और बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मौजूद थी पुराने जमाने में। पर हमको ये नहीं चाहिए ना, हमको चाहिए कुछ अलग, ठीक है, जो हमारे काम की हो। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव used a very good measurements of length because we see evidence of excavations and of perfectly geometrical construction, ठीक है? तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनके पास नापने का एक बढ़िया तरीका था, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें एक्सकेवेट की हैं, जितनी भी चीजें खुदाई में हमको मिली हैं, वहां पे बहुत तरीके के ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल समझते हो ना, रेखा गणितीय जो शेप होते हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस ये सब शेप्स वो है, वो परफेक्टली एकदम कटे हुए हमको मिले हैं। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है ना जब आपको नापने का एक ढंग पता हो, एक अच्छा तरीका पता हो, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनके पास ये सब चीजें नापने का अच्छा तरीका था। इसके अलावा इजिप्ट, जो एंशियंट इजिप्ट था, वहां पे एक यूनिट फेमस था क्यूबिट का। अब क्यूबिट क्या है भैया? तो क्यूबिट है अपने एल्बो से लेकर, जो कोहनी है, आपकी एल्बो से लेकर फिंगर के टिप तक की जो लेंथ होती है, ध्यान से सुना, अपने हाथ निकाल के, एल्बो से लेकर के और फिंगर के टिप तक जो लेंथ होती है, उसको इन्होंने बोला क्यूबिट, ठीक है। ये इजिप्ट में चलता था, समझ आया? और इजिप्ट के बाद ये और भी बाकी दुनिया में थोड़ा सा फेमस हुआ। इसके अलावा फुट, ठीक, फुट का भी यूज दुनिया में बहुत सारे लोग करते थे, ठीक। अब दिक्कत क्या थी कि जो फुट की लेंथ थी, है ना, अभी भी आप फुट पूछो तो कोई कदम बढ़ा देगा, कोई कुछ कर देगा, लेकिन फुट की जो लेंथ थी वो रीजन टू रीजन, है ना, जहां जहां लोग रहते थे वो अपने हिसाब से उन्होंने फुट के रीजन बनाए हुए थे। अब यहाँ का आदमी वहां जाए तो वो तो कहेगा कि नहीं, गलत नापते हो। फिर वहां का आदमी यहाँ आए तो वो बोलेगा कि नहीं यार, तुम लोग गलत नापते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे कॉन्फ्लिक्ट होगा भैया, इससे इससे झगड़े वाला रीजन पैदा होगा, है ना? तो अब ये झगड़ा नहीं करना है, एक ऐसा यूनिट बनाना है जो सब के लिए हो, है ना? पुराने में यार्ड देखो, एक यार्ड यूनिट है, वो भी यूज किया जाता था, समझ रहे हो? अभी यार्ड क्या होता था पता है? जैसे ये आदमी की मुंडी है, ठीक है, तो आदमी अपना मुंडी से यहाँ से लेता था, ठीक है, जो चिन्ह है उसके नीचे से, और इसका हाथ ये पूरा जहां तक फैलता था इसके टिप तक, तो यहां से शुरू करता था। समझ में आ रहा है? ये पूरी लेंथ को ये लोग यार्ड बोलते थे, ठीक। इसके अलावा रोमन्स, जो कि स्टेप्स से काउंट करके मेजरमेंट करते थे। तो अलग अलग टाइम पे लोगों ने अलग अलग यूनिट्स अपनाई हैं। इसी तरीके से एंशियंट इंडिया में अंगुल और मुट्ठी, ये चीजें फेमस थी नापने के लिए, ठीक है। फोर आर्म्स, अभी भी फ्लावर सेलर्स बोल बोल रहे हैं, है ना? जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, जो फूल बेचने वाले होते हैं, वो फोर आर्म का यूज करते हैं, है ना, धागा की लंबाई बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट्स हमने पिछले दशकों में, पिछले सालों में, पिछले सैकड़ों सालों में हमने अपनाए हैं, ठीक है, हमने अपनाए थे। और लेकिन बात यह है कि हमारे जो खुद की यूनिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे यूनिट्स खत्म हो गए। अंगुल अब भी चलता है हमारे यहाँ गाँवों में, ठीक है, फुट अब भी चलता है, यार्ड अब भी चलता है। दिक्कत की बात यह है कि अब आ गया है, सब कुछ फिक्स कर दिया गया है एक यूनिट के हिसाब से, ठीक है, कि यार्ड क्या है, मीटर में फिक्स है, इतना यार्ड का इतना मीटर, एक यार्ड में 3 फीट होता है, ठीक है। अब 3 फीट में, ठीक है, तो एक यार्ड में 3 मीटर होता है ना शायद, हाँ, शायद से एक यार्ड में 3 फीट होता है, ओके।
तो 1 यार्ड में 3 फीट होता है अगर, तो इसके अलावा हमने कहा कि अब भाई अगर ऐसा है तो आप जो भी यूनिट हम देख रहे हैं, है ना, ये यूनिट आज फिक्स कर दी गए हैं। ये यूनिट हमें हमेशा फिक्स होनी चाहिए, समझ रहे हैं? और अगर ये यूनिट फिक्स होंगी तभी हम जाके कॉन्फ्लिक्ट से बच पाएंगे। नहीं तो आज यहाँ लड़ते रहेंगे, अपने यहाँ फुट हमारे यहाँ इतना होता है, दूसरे यहाँ जाएंगे वो कहेगा कि हमारे यहाँ फुट इतना होता है। तो 1 यार्ड में 3 फीट होता है, समझ लीजिएगा। और जो और एक चीज यूनिट जैसे मीटर में भी उसको फिक्स कर दिया जाएगा। जब मीटर में फिक्स कर दिया जाएगा यार्ड को या फिट को या फिर कोई भी चीज हो, अंगुल को, मुट्ठी को, हमने कहा कि एक एक अंगुल इतना होता है। फिर दूसरे वाला रीजन वाला आदमी आया, उसने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ एक अंगुल इतना होता है। तो ये फिक्स थोड़ी होगा, इससे लड़ाई का ही कंडीशन बनेगा ना। वो तो कहेगा हमारे यहाँ इतना होता है, हम तो आपसे व्यापार करेंगे, देखो हम अपने हिसाब से लेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं हम अपने हिसाब से देंगे ना। ऐसे नहीं चल सकता। तो अगर अंगुल को नापना है तो पहले अंगुल को एक फिक्स वैल्यू के साथ फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान लो मीटर के साथ हमने मर्ज कर दिया कि एक अंगुल में इतना ही मीटर होता है। अब चाहे दुनिया के किसी भी रीजन में चले जाओ, एक अंगुल मतलब इतना ही मीटर होगा, समझ आया? तो इसके लिए देखो, हमारे पास सबके पास एक ही यूनिट होना चाहिए। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने एक यूनिट वाला चीज बनाया, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट वाला चीज बनाया। ठीक, इसको हमने कहा मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मेजरमेंट का होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड यूनिट जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा रहे, उस स्टैंडर्ड यूनिट के सिस्टम को हमने कहा मैट्रिक सिस्टम है ये। तो 1790 के अंदर जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने बनाया ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की पूरी दुनिया। भाई देखो, लड़ो मत। वैसे ही अलग अलग चीजों पे हम लोग लड़ रहे हैं, अब चीजें नापने के लिए भी लड़ने लगेंगे ना तो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमने बैलेंस करने के लिए चीजें बनाई कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम चले। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने एक्सेप्ट किया एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, है ना, जो कि पूरी इंटरनेशनल दुनिया में फेमस थे, जो कि पूरे दुनिया में एक ही जैसे माने जाते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट्स। अगर आप स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के तो आपने पुरानी चीज़ों में पढ़ी होंगी, अभी भी पढ़ते होंगे कि चीज़ों की एसआई यूनिट्स फेमस होती हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। और इससे भी पहले जो पढ़े हुआ हमने, वहाँ पे टीचर ज़्यादातर जोर देते थे कि भैया आप एक काम करो, जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाओ, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, यूनिट्स पे ध्यान देना। और यूनिट्स कौन सी? एसआई यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब एसआई एसआई यूनिट्स ये पूरी दुनिया में एक जैसी हैं। जैसे सुनो मेरी बात, यहाँ जो मैंने फोटो लगाई है, इस फोटो में देखो, यहाँ पे लेंथ है। अब दुनिया में किसी भी तरह का लेंथ हो, उसका एसआई यूनिट मीटर में होगा, समझ आया? उसका ऐसा यूनिट मीटर में होगा। नापो, अब चाहे जो चीज अंगुल में नापो, फुट में नापो, यार्ड में नापो, मुट्ठी में नापो, चाहे जैसे नापो, लेकिन ये सब फिक्स होंगे मीटर में। कि अंगुल इतने मीटर का है, फुट इतने मीटर का है, यार्ड इतने मीटर का है ना। अगर यार्ड देखोगे तो 1 यार्ड जो होता है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो 1 यार्ड करीब करीब 0.91 समथिंग मीटर का होता है। ठीक है, अब सोचो, 0.91 समथिंग मीटर का होता है। ठीक, तो अब इतना ये फिक्स हो गया ना। अब यार्ड कहीं भी दुनिया में जाओगे तो तुम अपने हिसाब से नहीं लगा सकते कि हमारे यहाँ 1 यार्ड इतना होता है, नहीं। पूरी दुनिया में 1 यार्ड की वैल्यू 0.91 मीटर ही होती है। ठीक है, 1 मीटर जो होता है, जो सेंटीमीटर होता है, वो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, अब ये भी फिक्स कर दिया गया, तो हमारे पास सब कुछ फिक्स आ गया, है ना। ऐसे ही कहीं भी दुनिया में चले जाओ, टेम्परेचर नापना है तो उसका ऐसा यूनिट हमारा केल्विन होगा। अभी तक आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देखते हैं, फिर टेम्परेचर जो थर्मोमीटर में होता है वो फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं आप। पर एसआई यूनिट उसका क्या है? एसआई यूनिट जो पूरी दुनिया मानेगी वो है केल्विन। आप अपने यहाँ चाहे जो न मानो, पर सबका सब कुछ फिक्स है इस केल्विन के अंदर, है ना। सेल्सियस में नापा जाता है, उस सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, उस फ़ारेनहाइट को आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में अगर आपको करंट नापना है तो करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। ऐसे ही अगर आपको टाइम नापना है तो आपको सेकंड में नापना पड़ेगा। ठीक है,
पूरी दुनिया में जो फेमस है रूल, एसआई यूनिट, वो है सेकंड, है ना। कि आप अपने यहाँ चाहे जो नाप रहे हैं टाइम में, हमारे यहाँ आएंगे तो बात जो होगी इंटरनेशनली वो होगी सेकंड में। इसके अलावा लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी बात कैंडेला में होती है ना। मास किलोग्राम। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी तरह का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटम वगैरह, मॉलिक्यूल वगैरह, कंपाउंड वगैरह के बारे में जब बात करते हो तुम, छोटी छोटी चीजों की, एटॉमिक मास वगैरह की, तो हम मोल्स में बात करते हैं, मोल में। समझ रहे हो। तो मीटर, केल्विन, एम्पियर, सेकंड, कैंडेला, किलोग्राम, मोल, ये सब क्या है, ये सब है एसआई यूनिट। ठीक है। ये एसआई यूनिट है, ये फिक्स है, पूरी दुनिया में एक ही तरह की एसआई यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है। अब देखो, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोल दिया गया, अब उसी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, अब ये फिक्स है। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। समझ में आया? अब ये सारी चीजें फिक्स हो गई हैं। जैसे ही ये फिक्स हो जाती हैं तो पूरी दुनिया में, चाहे आप यहाँ हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, यूनिट्स आपको सेम मिलेंगी। ठीक है। यूनिट्स कहीं भी आप चले जाओ, पूरी दुनिया में आपको एक जैसी यूनिट्स देखने को मिलेंगी, है ना। तो मेजरमेंट के लिए एक यूनिट बनाने का काम हमने एक अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसानों ने कर लिया। अब अगला जो टॉपिक आता है उस पे आते हैं, और वो है मोशन। ठीक है। कोई पूछे मोशन क्या होता है भैया, व्हाट इज द मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। यहाँ एक चीज और लिख लेना, एंड ऑब्जर्वर। ठीक है। यहाँ ऑब्जर्वर भी लिख लेना। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, अभी यहाँ चला गया। ठीक है। तो ए से निकला, बी पे चला गया, तो ए से बी पे अगर शोर आ रही हो ना, तो मैं आपसे भैया सॉरी, क्योंकि रात में वीडियो हो रहा है, तो आ, कुत्ते अगल बगल भौंक रहे हैं भैया। तो ए से बी जाने के लिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट अगर ये मान लो यहाँ पे रखा था और यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है। तो अभी मान लो 10 बज रहे थे। ठीक है। और 10 बज के 2 मिनट पर, 10 बज के 2 मिनट पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। अभी 10 बज रहे थे, यहाँ था, 10 बज के 2 मिनट पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। तो कितना टाइम लगा इसको, 2 मिनट का। 2 मिनट में इसने अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ चेंज कर लिया। ठीक है। 2 मिनट में इसने अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ चेंज कर लिया। इससे होगा क्या, इससे देखो होगा क्या, कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, है ना। अब एक ऑब्जर्वर भी होता है जिसको ये दिखना चाहिए, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप अभी अपनी स्क्रीन पर बैठे, आपको दिखा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया। तो हम लोग क्या है इसके लिए, ऑब्जर्वर है ना। जो देखता है, जिसको ये मालूम होता है कि हाँ देखो ये चीज किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है। ठीक है। हमने देखा, आपने देखा, तो हम लोग ऑब्जर्वर हैं। तो ऑब्जर्वर को का होना जरूरी होता है ना। अब ऑब्जर्वर जरूरी नहीं कि जिंदा आदमी ही हो, है ना। ये मान लो यहाँ पे एक पेड़ था। ठीक है। एक पेड़ था, अभी पेड़ यहाँ पे था जब पेड़ के पास ही आदमी खड़ा था, 2 मिनट बाद ये पेड़ से इतनी दूर पे चला गया। तो अब ये पेड़ ऑब्जर्वर है। ठीक है। इस पेड़ के हिसाब से, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में इस आदमी की पोजीशन चेंज हो गई ना। अभी ये इतने पास खड़ा था, अभी ये इसी पेड़ से इतने दूर खड़ा है, और टाइम भी चला गया। तो टाइम के साथ और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर को देखते हुए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं भैया कि ये मोशन है। व्हाट इज अ मोशन? मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है, तो उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है। अब मोशन कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक। मोशन कितने तरीके के हो सकते हैं? तो मोशन देखो, अगर आप सीधी लाइन में चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है। इसके बारे में आप अभी आगे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। अभी आप क्या, क्योंकि छोटी क्लास में हो, तो आपको केवल और केवल
क्लास 6 के बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी धीरे धीरे आप इससे भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी आपकी, है ना। तो अगर आपको आसान लग रहा है तो बहुत अच्छा है कि आपके लेवल पे आपको आसान लग रहा है ना। आगे आपको टफ भी मिलेगा, तो हो सकता है टफ भी लगे, हो सकता है तब भी आसान लगे, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। बड़े बच्चों को तो ये पता होगा, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मोशन में अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आपको लीनियर मोशन का नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। फिर अगर आप एक सर्कुलर पाथ में चल रहे हो, ठीक है, गोल गोल घूम रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, है ना, जैसा ये घूम रहा है पत्थर, ठीक है। फिर अगर एक जगह पे आपकी पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए, है ना, आपको कहीं पे फिक्स कर दिया जाए और उसके बाद आपको मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, एक अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, जैसे इसको देखो, ये झूले को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है ना। अब ये लड़का खाली ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। पेंडुलम देखा है, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे बंधा होता है और ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो जब आप एक जगह फिक्स कर दिए गए हो और नीचे आप ऐसे खाली ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन सर्कुलर मोशन अलग अलग नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। सर्कुलर मोशन मतलब जब आप पूरा एक सर्कल ऐसे कंप्लीट करते हो, ऐसे घूमते हो रहते हो, है ना। ऑसिलेटरी का मतलब खाली टू एंड फ्रो, एक आर्किल मोशन करते हो, आर्क केवल कटा होता है, ठीक है। सर्कल में से थोड़ा सा उसका हिस्सा निकालो, बस ऐसे 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 कर रहे हो। जब ये पूरा घूम जाएगा तो सर्कुलर मोशन कहने लगेंगे इसको। लेकिन जब तक ये ऐसे आगे पीछे हो रहा है एक जगह फिक्स होके, इसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि आपका जो पोजीशन है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो। अभी हम यहाँ थे ना बीच में, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर वापस चल के यहीं आए, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन कोई भी ऐसा मोशन जब आपका मोशन रिपीट हो रहा हो। अब जरूरी नहीं कि हर बार पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन हर बार ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, जरूरी नहीं है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें सिंपल कोई मोशन रिपीट होता है बार बार इन द कॉन्सिस्टेंट टाइम इंटरवल। जिसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर बार वापस अपने ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल पोजीशन पर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस आता है, रिटर्न होता है ना। अब जरूरी नहीं कि वो यही झूले वाला एग्जांपल लो तुम, वो इस जगह पे भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पे ऐसे खड़ा है, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, अब यहाँ से कोई चीज ऐसे जा रही है और फिर वापस ऐसे आ रही है, यहाँ जा रही है वापस आ रही है, जा रही है वापस आ रही है, जा रही है वापस आ रही है ना। तो अगर अगर ये फिर बार बार अपना ये मोशन आपका अगर ये मेंटेन करे रहता है ऐसे ही, तो इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन सीधे चल रहे हो तो, सर्कुलर मोशन गोल गोल घूम रहे हो तो, ऑसिलेटरी मोशन किसी एक जगह फिक्स कर दिए गए हो और खाली आगे पीछे वाला मोशन कर रहे हो। इसके अलावा पीरियोडिक मोशन में अगर बार बार एक टाइम के बाद आप फिक्स उसी पोजीशन पे लौट के चले जाते हो, जैसे यहाँ से गए, यहाँ पहुंचे, फिर वापस यहीं पे आए, फिर वापस यहीं गए, फिर वापस यहीं गए, अगर एक टाइम इंटरवल के बाद आप फिर से उसी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते रहते हो, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, हर ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन हो। सर्कुलर, है ना, लीनियर, किसी भी तरह का मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है। लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सारे मोशन पीरियोडिक होते हैं, क्योंकि उसमें हर बार हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस जाते हैं, ठीक है। समझ है? चलिए, अगर आपको इतना समझ में आया तो हमने केवल और केवल इसमें मोशन की बात की, मेजरमेंट की बात की, अलग अलग यूनिट्स आपको बताए, ठीक है। इसके अलावा एसआई यूनिट्स हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़ा। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको आपके साथ एक और चैप्टर के साथ आपको मिलूंगा, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, है ना। ये सीरीज हमारी आप देखो 7 चैप्टर खत्म हो गए, जो गिने चुने 4-5 चैप्टर और हैं उसको भी खत्म करेंगे जल्दी से। और ऐसे ही हमारा जो न्यू एनसीईआरटी वाला है उसको भी जल्दी से खत्म करेंगे, है ना। पीडीएफ आपको इसी बी इन्फोनाइट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपका काम केवल पढ़ना है, ठीक है। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए केवल रिवीजन कर लेना भैया,
एनसीईआरटी में केवल इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ वाले में तो इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप सिक्स टू ट्वेल्थ कर रहे हो साइंस की, तो शुरुआती यही से करना है ना, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, समझ आया? चलिए, अगर इतना समझ में आया है तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।